Good morning, class. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. I am Shahnaz, your online social studies teacher. As you all know, we have completed two chapters in our previous class, chapter number 1 and chapter number 2 of geography. Now today, I am going to explain chapter number 1 of civics, democracy. So, be ready for your social studies class and let's start the class now. Chapter 1, democracy. First of all, we have to know the meaning of democracy. मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी का मीन्स होता है लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र, दोनों ही कह सकते हैं इसे. इंडिया became independent on 15th August 1947. The day marked a glorious chapter in India's freedom movement. इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिस दिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक शानदार अध्याय था. शानदार, ग्लोरियस का मीन्स होता है शानदार. ओके. The leaders of the freedom movement envisaged an India in which every Indian citizen would get political, social and economic equality. स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें हर एक नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता मिले. It was with this in mind that the framers of Indian Constitution provided for a parliamentary democracy with a representative government. This vision is embodied in preamble to the Constitution of India, which declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic with political, social and economic freedom of thoughts, expressions, faith and beliefs. ये सब इस बात को ध्यान में रखते हुए था कि फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, तो उन्होंने वो ये चाहते थे कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, उसके साथ साथ वो चाहते थे कि एक प्रतिनिधि सरकार यानी बहुत अच्छी सरकार भी इसके साथ वो बना सकें. और यही विज़न यानी कि दृष्टि भारत के संविधान की स्टार्टिंग में भी देखने के लिए मिलती है कि जो भारत को एक संप्रभु यानी कि सॉवरेन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, विचार, एक्सप्रेशन कहते हैं अभिव्यक्ति, विश्वास और विश्वास की घोषणा करता है. यानी ये सभी चीज़ें उसमें डिक्लेयर की गई हैं. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र. अब हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है, डेमोक्रेसी क्या चीज़ है. द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटस मीनिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट. हैंस डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल of their representatives. The well-known definition of democracy given by Abraham Lincoln says democracy is the government of the people, by the people and for the people. लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द से बना है डेमोस. डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेटोस, क्रेटोस का अर्थ है सरकार और लोकतंत्र की भूमिका. उनके प्रतिनिधियों के लोगों का एक नियम है जो अब्राहम लिंकन द्वारा दिए गए लोकतंत्र की परिभाषा से, एक प्रसिद्ध परिभाषा है, उससे परिभाषित किया गया है. जैसे लोकतंत्र का कहना है कि लोगों की सरकार है लोकतंत्र और लोगों द्वारा और लोगों के लिए चुनी गई है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एंशिएंट ग्रीस. द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इज एज ओल्ड एज एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन. प्राचीन लोकतंत्र की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्राचीन ग्रीक सभ्यता. द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी बिगेन इन एथेंस इन 510 BC. In its ancient form, it was called direct democracy, wherein all citizens assembled at one place to make laws and take decisions regarding the day-to-day matters of governance. प्राचीनतम लोकतंत्र की शुरुआत 510 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता था, जिसमें सभी नागरिक एक स्थान पर इकट्ठा होकर कानून बनाते थे और शासन के दिन प्रतिदिन के मामलों के बारे में निर्णय लेते थे. Our next point is medieval period, यानी कि मध्यकाल. In the medieval period, several European rulers, while making policies, consulted church officials and various groups of citizens, which led to the formation of representative bodies of citizens. Medieval period में यानी कि मध्ययुगीन काल में कई यूरोपीय शासकों ने नीतियाँ बनाते समय चर्च के अधिकारियों और नागरिकों के कई समूहों से परामर्श किया था, यानी कि सलाह ली थी. Okay, turn the page now. With the decline of feudalism in Europe, in the 4th century, law and order was established in several European countries, which included a feeling of nationalism and establishment of representative democracy. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी लोगों से उसमें परामर्श लिया गया था, जिसके कारण 4th सेंचुरी में जो पतन हुआ था सामंतवाद का, जो एंड हो गया था, उसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर
कई यूरोपीय देशों में मनाया गया, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना और प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना भी शामिल थी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रेनेसेंस ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का पुनर्जागरण। द रेनेसेंस मूवमेंट इन यूरोप विटनेस्ड द रीबर्थ ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड फिलॉसफी। यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन ने कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के पुनर्जन्म को देखा। द रेनेसेंस ह्यूमनिस्ट revived Greek literature and culture, which led to the growth of implementation of the concept of democracy. Legislative bodies came into being which were composed of representatives from both aristocratic and non-aristocratic families. पुनर्जागरण मानवतावाद ने यूनानी साहित्य और संस्कृति को पुनर्जीवित किया, जो लोकतंत्र की अवधारणा के विकास और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की स्टार्टिंग भी इसी वक्त में हुई थी। लेजिस्लेटिव बॉडीज़ कहते हैं विधायी निकाय। इसमें दो परिवारों से प्रतिनिधि बनाए गए थे, एक थे एरिस्टोक्रेटिक, जिन्हें हम अभिजात कहते हैं, और दूसरी थे नॉन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से। तो दोनों के ही एक एक पर्सन को इसका प्रतिनिधि बनाया गया था। In England, the Glorious Revolution of 1688 further strengthened the roots of democracy. The revolution gave a blow to absolute rule of the British king and made the ruler answerable to the Parliament, the representative body of the English people. इंग्लैंड में लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती के लिए 1688 में एक शानदार क्रांति हुई थी। इस क्रांति ने ब्रिटिश राजा के पूरे शासन को एक झटका दे दिया था। शासन को संसद, अंग्रेजी लोगों के प्रतिनिधि और निकायों के लिए जवाबदेह बना दिया था। अगर वो कुछ भी वर्क करते थे उसके लिए उन्हें जो पब्लिक थी उसको जवाब देना पड़ता था। आज के लिए हमारी क्लास यही ओवर होती है। हम अपनी अगली क्लास में की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ। जो भी वर्क मैंने आज आपको कराया है प्रीवियस चैप्टर का, आपको वही कंप्लीट करना है और उसके साथ में इस चैप्टर को समझना है। ओके, You can concern all your queries and doubts related to the chapter only during the class time on my personal number 8077673415। आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी, तो आप मुझसे मेरे क्लास टाइम में, जो आप लोगों का क्लास टाइम है उसी में मेरे पर्सनल नंबर 8077673415 पर कंफर्म कर सकते हैं। ओके, इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू, सी यू सून।